हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी जो क्लास है इस क्लास के अंदर हम बात करेंगे क्लास 11th का जो पॉलिटिकल साइंस का पेपर हुआ है उसको हम डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ में ये एक आंसर की होगी जिन भी स्टूडेंट्स ने 11th क्लास में पॉलिटिकल साइंस का अपना पेपर दिया है तो उसका क्या करेक्ट आंसर होना चाहिए इसको डिस्कस करेंगे। पेपर आप सभी का जो है वो 3 घंटे का हुआ है, 80 मार्क्स का पेपर है। चलिए पहले क्वेश्चन के ऊपर डायरेक्टली आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन बिल्कुल आसान पूछा गया था कि भारतीय यानी संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो इसमें आंसर होगा आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बिल्कुल याद रखना है। दूसरा, जो अपशिष्ट शक्तियां हैं ये प्रावधान किस देश से लिया गया है, तो अपशिष्ट शक्तियों का जो प्रावधान है वो कहां से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है। याद रखना आप सभी को। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था निम्नलिखित यानी संसद से संबंधित निम्नलिखित जो शब्द हैं उनके विवरण से मेल कीजिए। जो जो राज्यसभा है उसे उच्च सदन कहते हैं, लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। धन विधेयक जो है वो क्या किया जाता है, लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है और संसद के संयुक्त सत्र जो है ये इसकी मैचिंग इस तरीके से हो जाएगी। आप इसमें कर लेंगे पहले कभी किसमें, पहले कभी इसमें, दूसरे का ए इसमें, दूसरे का ए इसमें भी, दोनों में। इसमें कहता है फिर तीसरे का जो है चौथा है, तीसरे का चौथा है, तीसरे का तीसरा है, तीसरे का चौथा है, यानी डी आंसर होगा इसका, तो ये आंसर होगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है। राज्य द्वारा सभी धर्मों को समान और साथ व्यवहार किया जाएगा। एक धर्म को अन्य धर्म पर वर्चस्व, ये तो गलत है, धर्म के राज्य के ऊपर संबंध विच्छेद करता है। ये सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, बच्चे ने करेक्ट कर रखा है। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित दिए गए दो कथन दिए गए और बताना है। 74वां संविधान संशोधन शहरी स्थानीय शासन को मजबूत करने के लिए किया गया, बिल्कुल सही। दूसरा कथन 74वां संविधान संशोधन के द्वारा ग्राम स्तर पर जो है ग्राम पंचायत की स्थापना की गई, गलत। तो हम कहेंगे पहला सही है दूसरा गलत, यानी पहला सही है परंतु दूसरा गलत, यानी सी इसका बिल्कुल करेक्ट है। यही सारे क्वेश्चन जो है वो इंग्लिश में आपको दिए गए, यहाँ पर हम बात करेंगे हिंदी की। अगला क्वेश्चन है, इसमें कहता है निम्नलिखित को उनके गठन के कालक्रम अनुसार बताइए। तो यहाँ पर बताना है सबसे पहले गठन को कालक्रम, यानी 50% जो पंचायतों में आरक्षण है तो सबसे लास्ट में हुआ है, ये चौथे में आएगा। तो चौथे में आप ऐसे ही देख लो, पहला ऑप्शन जो है चौथे में किस में जा रहा है, पहला ऑप्शन चौथे में एक ही में जा रहा है, यही ठीक होगा इसका आंसर, ये गलत है। क्योंकि ध्यान रखना है पंचायती राज में पहले त्रिस्तरीय बात हुई, फिर द्विस्तरीय प्रणाली का सुझाव हुआ, या जो भी है आप डायरेक्टली आप किसी से कह सकते हो 50% आरक्षण जो है सबसे लास्ट में लागू हुआ है, सबसे लास्ट की बात है। गलत जोड़े की पहचान करना है। अब यहाँ पर गलत जोड़ा, अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाया जाएगा, प्रश्नकाल संसदीय सत्र की शुरुआत में आयोजित होता है, राष्ट्रपति राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, गलत, ये वाला गलत है इसका बी, क्योंकि राष्ट्रपति नहीं उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का अध्यक्ष, तो ये गलत हो जाएगा आपका। अगला कहता है 91वां संविधान संशोधन मंत्रिपरिषद जो है वो 15% की होगी, बिल्कुल करेक्ट है। अगला, डैश को राजनीतिक शास्त्र का पिता माना जाता है, तो जो अरस्तु है उसे राजनीतिक शास्त्र का क्या माना जाता है, आपका पिता या जनक माना जाता है। राजनीतिक सिद्धांत के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है सत्य है, यानी सही है। राजनीतिक शास्त्र का संबंध केवल कानून निर्माण से है, तो बिल्कुल गलत। राजनीतिक सिद्धांत स्थिर और अपरिवर्तन है, बिल्कुल स्थिर तो नहीं है, क्योंकि समय के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत में भी बहुत सारा परिवर्तन हुआ है। राजनीतिक सिद्धांत महत्वपूर्ण राजनीतिक मूल्यों का एक चिंतन है, तो हम कह सकते हैं करेक्ट है, और भी पढ़ना पड़ेगा। राजनीतिक सिद्धांत स्वतंत्रता लोकतंत्र जैसे मुद्दे की उपेक्षा करता है, बिल्कुल नहीं, तो सी उत्तर इसका बिल्कुल ठीक होगा। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में क्या आ गया है कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान सामाजिक न्याय को मजबूत कराता है। अस्पष्टता जो है, संपत्ति का अधिकार, बिना रोक टोक के अभिव्यक्ति की आजादी, या फिर व्यक्ति को संपूर्ण स्वतंत्रता, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट है, मजबूत बनाता है। इसमें ये वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब यही क्वेश्चन जो है इंग्लिश में यहाँ पर बताए गए, तो इंग्लिश में हम चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि एक ही बात है, इंग्लिश में कर लो, हिंदी में आपका आंसर ही तो जानना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में दिए गए दो कथनों पर कथन ए और कथन आर है, उसका रीजन दिया गया, हमें देखना है, ठीक है नहीं। भारतीय राज्य किसी विशेष धर्म का पक्ष नहीं लेता, बिल्कुल सही बात है। भारत में धर्मनिरपेक्षता व्यक्ति को किसी भी धर्म का पालन और प्रचार करने की अनुमति देता है, तो बिल्कुल ठीक, यानी ए उसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, अब यहाँ पर से 2-2 नंबर के क्वेश्चन शुरू होते हैं। इस 2-2 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है भारत में पंचायती राज व्यवस्था का संक्षिप्त में विवरण दीजिए। पंचायती राज व्यवस्था, पहली बात तो इसे हम स्थानीय शासन कह सकते हैं, कैसा ये स्थानीय शासन है। दूसरी बात कहता है कि भाई इसके तहत जो जो ग्राम पंचायत है उसका निर्माण किया गया है, त्रिस्तरीय बनावट का निर्माण किया गया है, शहरों में नगर पालिका का निर्माण किया गया है, और इनका निर्माण, जो ग्राम पंचायतों का निर्माण जो है वो 73वां संविधान संशोधन, और जो शहरों में की जो नगर पालिका से संबंधित है वो 74वां संविधान संशोधन है। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान में नागरिकों को किन्हीं दो मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताइए। सबसे पहली बात संविधान का पालन करना, दूसरा जितने भी राष्ट्रीय चिन्ह या प्रतीक है उन सभी का क्या करना,
उपेक्षा ना करना, ये भी याद रखना है। प्रकृति का या जो हमारा पर्यावरण है उसका रक्षा करना, ये भी कह सकते हैं। अगला अस्पृश्यता क्या होती है? अस्पृश्यता का मतलब होता है अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत। भारत के संविधान में रोकने के लिए क्या प्रावधान किया गया है? सबसे पहली बात तो आपको अभी एमसीक्यू में ही मिल गया है, 17वां अनुच्छेद जो है ये बनाया गया है, 2 नंबर का है। पहली बात तो अस्पृश्यता बता देंगे। दूसरा, संविधान में अस्पृश्यता को रोकने के लिए अनुच्छेद 17 के अंदर प्रावधान किया गया है, जिसमें कहा गया है कि भई एक दंडनीय अपराध है। अगला, भारतीय कहता है राजनीतिक सिद्धांत के मुख्य उद्देश्य क्या है? किन्हीं 2 को बताइए। राजनीति के 2 उद्देश्य कौन-कौन से उद्देश्य? पहला उद्देश्य राजनीति का ये है कि भई ये राजनीति से संबंधित हमारी जो ज्ञान है, ज्ञानवर्धक है, ये ज्ञान को बढ़ाता है। दूसरा, राजनीति से जुड़े हुए कभी विवाद हो जाते हैं तो उनको ये सुलझाता है। भारतीय संघवाद और अमेरिकी संघवाद में कोई अंतर बताइए? तो पहला अंतर ये है कि भई भारत में संघवाद का दूसरा प्रकार है, जिसमें भारत अपने आप के टुकड़े करता है। जैसे भारत में अपने आप के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश में 2 भागों में बाँट रखा है और इस पे 2 स्तर पे शासन होता है। लेकिन अमेरिकी संघवाद का रूप क्या है? 2 या 2 से अधिक देश मिलकर किसी एक तीसरे को केंद्र बनाते हैं और जैसे वाशिंगटन डीसी को बनाया गया अमेरिका में, और उसके द्वारा जो भी नियम, कायदे, कानून बनाए जाएँगे, वो सभी पर क्या होंगे? लागू होंगे। ये आपको क्या करना है? याद रखना है। इसके बाद में दूसरा प्रकार ये है कि भई भारत में जो एकीकृत संविधान है, यानी राज्य और केंद्र के लिए कोई अलग संविधान नहीं है, लेकिन अमेरिका में जो संविधान बनाया गया है वो राज्य और दोनों के लिए अलग-अलग है। जनहित याचिका पीआईएल ने किस प्रकार भारतीय लोकतंत्र को मजबूत किया है? सबसे पहली बात तो आप सभी को पता है कि जो भारत में जो लोकतंत्र है, उसमें कहा गया है कि जनता अपने सरकार को खुद चुनेगी और सरकार जनता के अकॉर्डिंग काम करेगी। परंतु हमारे देश में हम देखते हैं कि बहुत सारे गरीब लोग हैं जो न्याय को नहीं पा पाते। न्याय को पाने के लिए जो जो सरकार के द्वारा पीआईएल या फिर जनहित याचिका, यानी कोई भी इसमें सुनवाई करता है, इसके अंदर क्या है, कोई भी पर्सन हो सकता है। और जब कोई भी पर्सन इसमें क्या करेगा, सुनवाई करता, इसमें क्या कहते हैं, अपनी अप्लाई कर सकता है, उसका कोई रिश्तेदार, सगा-संबंधी हो सकता है, वो कर सकता है। कोई भी पर्सन क्या कर सकता है, इसमें अपनी सुनवाई के लिए क्या कर सकता है, एप्लीकेबल हो सकता है। ये भी आप सभी को याद रखना है। कोई भी जो न्यूज़पेपर वगैरह की कटिंग है, वो भी इनकी मामलों को ही सुनवाई करता है और जो लोग न्याय नहीं ले पा रहे, उन लोगों को भी न्याय इसके तहत मिलता है। आप सभी को पता है बहुत सारे कैदियों को मिला है, मैंने अलग से पढ़ाया था तो बताया था। अगला 4 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया भारत में धर्मनिरपेक्षता के सामने कौन-कौन सी चुनौतियाँ हैं? सबसे पहली चुनौतियाँ हैं धर्मनिरपेक्षता के सामने कि भई भारत में जितने भी राजनेता हैं, वो सब क्या है, जाति धर्म का सहारा लेकर चुनाव में वोट माँगने की कोशिश करते हैं। दूसरा, भारतीय संविधान में कई बार कहा गया है कि भई हम लोगों को क्या बनाएँगे, सेक्युलर बनाएँगे। सेक्युलर बनाने की बात करते हैं, परंतु जो जनता है वो सेक्युलर क्यों नहीं बन पाती? जनता सेक्युलर इसलिए नहीं बन पाती क्योंकि वो खुद भी धर्म से ऊपर नहीं सोचती। तीसरी बात, सरकार का कई बारी हम देखते हैं लोगों के निजी मामलों में हस्तक्षेप होता है और कई बारी सरकार निर्माण में भी धर्म की बहुत बड़ी भूमिका होती है, तो हम ये सारी के सारे पॉइंट इसके अंदर लिख सकते हैं। अगला पॉइंट है स्वतंत्रता का क्या अर्थ है और स्वतंत्रता क्यों महत्वपूर्ण है? तो स्वतंत्रता का क्या अर्थ है? कहते हैं व्यक्ति में प्रतिबंधों का अभाव स्वतंत्रता कहलाता है। व्यक्ति स्वतंत्रता के लिए महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसके बगैर व्यक्ति अच्छा जीवन नहीं जी सकता। व्यक्ति जो है किसी के ऊपर आश्रित या आधारित हो जाएगा। स्वतंत्रता की सकारात्मक और नकारात्मक अवधारणा वाले पॉइंट आप इसमें लिख सकते हो। स्वतंत्रता के विभिन्न आयाम कौन से? कोई 2 उदाहरणों के साथ समझिए, इन्हीं 2 उदाहरणों के साथ समझाइए। स्वतंत्रता के बेसिकली नकारात्मक और सकारात्मक अवधारणा या 2 आयाम आप उसको बता सकते हो। संसदीय कार्यपालिका और अध्यक्षात्मक कार्यपालिका में कोई 2 अंतर बताइए। अध्यक्षात्मक कार्यपालिका में सरकार और जो है देश का प्रमुख राष्ट्रपति होता है और जहाँ संसदीय होगा वहाँ पर क्या होता है, राष्ट्रपति देश का प्रमुख होगा और सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। दूसरा, यहाँ पर हम कह सकते हैं संसदीय कार्यपालिका में जो है संसद जो होती है उसके उसके बीच में शक्ति का विभाजन हुआ होता है। ये आप सभी को याद रखना है। स्थायी नौकरशाही का क्या अर्थ है और इसकी कोई 2 विशेषता बतानी है। तो स्थायी नौकरशाही किसे कहते हैं? इसका क्या अर्थ है? इसके बारे में बात करेंगे। तो स्थायी नौकरशाही वो लोग होते हैं जो गवर्नमेंट जॉब में या फिर यूपीएससी का एग्ज़ाम पास करके आते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और वे सभी लोग जो क्या है कि रोज़मर्रा की जो हमारी नीतियाँ होती हैं उनको लागू करने का काम करते हैं क्योंकि नेता तो 5 साल के लिए चुने जाते हैं। दूसरी बात, ये परमानेंट होते हैं, पहली विशेषता तो इनकी ये है और दूसरी बात क्या है कि इन्हें हटाया नहीं जा सकता, इसीलिए इनका केवल ट्रांसफ़र किया जा सकता है, याद रखना है। भारत में सामाजिक न्याय को प्राप्त करना कौन-कौन सी चुनौतियाँ हैं? सामाजिक न्याय को प्राप्त करने में कौन-कौन सी चुनौतियाँ हैं? किन्हीं 4 बिंदुओं को बताइए। न्याय स्थापित करने में क्या-क्या चुनौती है? तो कानून कानून जो है वो हम देखते हैं कई बारी सबके लिए एक समान लागू नहीं हो पाता, एक ये चुनौती है। दूसरा, हमारे देश के अंदर भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से भी हम देखते हैं न्याय स्थापित नहीं हो पाता। और भी आप इसके अंदर बहुत से पॉइंट लिख सकते हो, लिखना चाहो तो। यहाँ पर अब अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किए गए मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निषेध तत्व के महत्व को बताइए। दोनों के बारे में बता दीजिए। बिल्कुल आसान था क्वेश्चन। जैसे मौलिक अधिकार जो हैं,
इसे संविधान द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया है। राज्य नीति नैतिक तत्व इसे भी संविधान द्वारा संरक्षण तो नहीं परंतु रक्षण करने की कोशिश की गई, हम ये लिख देंगे। इसके बारे में भाग 3 में बताया गया, इसके बारे में भाग 4 में बताया गया। अनुच्छेद आपके 13 से लेकर अनुच्छेद 12 से लेकर आपके 35 तक है और ये अनुच्छेद आपका 36 से लेकर 51 तक। इसमें वो नीतियाँ जो अभी भी पूरी तरीके से लागू नहीं है, परंतु इसमें वो नीतियाँ जो पूरी तरीके से लागू हो चुकी है। सरकार को कोई भी नीति बनाते समय इनका ध्यान रखना चाहिए और मौलिक अधिकार जो है वो लागू हो चुके हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब ये कार्टून को देखना है, कार्टून को देखने के बाद में इससे पूछे गए क्वेश्चन बताने हैं। ये कार्टून बेसिकली क्या दिखाता है? चुनाव की तैयारी है, पहला। दूसरा, कार्टून में लोकतंत्र प्रक्रिया का कौन-सा पहलू दर्शाया गया है? चुनाव के दौरान जो राजनीतिक स्पर्धा होती है, ये याद रखना है। ये किस दशक का है? तो ये 1950 के दशक का है, याद रखना है। कार्टून कौन से चुनाव से संबंधित है? तो ये आपका दूसरे आम चुनाव से संबंधित है। अगला, दृष्टिबाधित बच्चों जो जिनको दिखता नहीं उनके लिए बताया गया है यहाँ पर। क्वेश्चन ऊपर है क्या क्या ये है, जिनको दृष्टिबाधित है उनके लिए। प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो फरवरी 1952 में हुआ था। फरवरी 1952 में हुआ था। प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। इस वर्ष चुनाव आयुक्त की संख्या को बढ़ाकर 3 कर दिया गया है। अच्छा, ये बताना है वर्तमान समय में लोकसभा की सीटों की कुल संख्या कितनी है? तो 545 सीट है और चुनाव आयुक्त की संख्या मेरे ख्याल से 1990 के दशक के आसपास किया गया, ये आपको चेक करना पड़ेगा। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन बताया गया है। जहाँ पर सबसे पहले कांग्रेसी राज्य में सरकार बनी तो उसका उत्तर है केरल। केरल, आप मैप में इसको लिख लोगे। भाषा के आधार पर बनने वाला देश में पहला राज्य जो है आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश, ये 12वीं क्लास के सवाल है, आपसे पूछा जा रहा है आंध्र प्रदेश। और बिहार से अलग होकर कौन सा राज्य बना? तो झारखंड बना था। द्विसाधनात्मक राज्य की व्यवस्था किसमें? अब मैप में अगर वैसे तो आपको मैप में लिखना नहीं होता, ये हो गया द्विसाधनात्मक राज्य में आप उत्तर प्रदेश लिखोगे यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि उसमें कई सारे राज्य हैं तो इसलिए देखना पड़ेगा। अभी दृष्टिबाधित बच्चों के लिए अभी पैसेज पूछा गया था, महात्मा गांधी के सिद्धांत से प्रभावित होकर भारतीय संविधान में कौन सा प्रावधान जोड़ा गया था? समान नागरिक संहिता, याद रखना ये वाला, ये बिल्कुल आसान था। अगला क्वेश्चन मूव करते हैं। कहता है अस्पृश्यता जो है वो अंत करने की बात भाग 3 में अनुच्छेद 17 में मौलिक अधिकार में बताया। भारतीय संविधान में समाहित किन्हीं 4 मूल्यों को बताइए। कोई 4 मूल्य बता दीजिए आप, जैसे इसमें समानता की बात हुई है, स्वतंत्रता की बात हुई है। अगला कहता है भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं, इन 6 के 6 मौलिक अधिकार के बारे में बताना था आपको, जैसे समानता, स्वतंत्रता, न्याय। इसके बाद में शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। जैसे पहले समानता, फिर स्वतंत्रता, फिर आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, फिर इसके बाद में आपका धार्मिक स्वतंत्रता, इसके बाद में आपका शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, और लास्ट में संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जैसे इसका अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है, इसका 19 से लेकर 22 तक है, तो इसका 23 और 24 में, फिर धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28 है, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार जो है 29 से 30 है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में। अंतर बीच संबंधों का विश्लेषण बताना है, ये वाला ऊपर वाला कर लेते हैं आप। न्यायपालिका की क्या भूमिका, ये भी मैंने क्वेश्चन करा रखा है। न्यायिक सक्रियता क्या है, ये भी क्वेश्चन करा रखा है। समानता क्या है? समानता को सुनिश्चित करने के लिए क्या संवैधानिक प्रावधान किया गया है? तो समानता को सुनिश्चित करने के लिए कई सारे प्रावधान किए गए, जैसे सबसे पहले समानता को मौलिक अधिकार के अंदर दर्जा दिया गया है। दूसरा पॉइंट, न्यायालय द्वारा समानता को लागू करने के लिए बात कही गई है। या फिर आप समानता के तीनों आयाम बता देते इसके अंदर, समानता का आयाम, स्वतंत्रता का आयाम, और समानता में इसमें राजनीतिक आयाम, सामाजिक आयाम और आर्थिक आयाम। नागरिकता को परिभाषित किया और नागरिकता के मापदंड की उल्लेख की, यानी कैसे कैसे नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। तो किसी देश में इन्वेस्टमेंट करके, किसी देश में लंबे अंतराल तक रहकर, किसी देश के अंदर अगर हम शादी कर ले किसी देश की महिला या पुरुष से, तो हम नागरिकता ले सकते हैं। और नागरिकता लेने का एक प्रावधान ये भी है कि यदि हमारा कोई भी माता पिता या कोई भी पर्सन ऐसा है जो वहाँ से संबंध रखता है, तो हम नागरिकता ले सकते हैं। कई बार जॉब वगैरह लग जाती है तो भी हमें नागरिकता मिल जाती है। राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं? आधुनिक विश्व में राष्ट्रवाद के सामने कौन-कौन सी चुनौतियाँ हैं? बहुत सारी चुनौतियाँ। जैसे राष्ट्रवाद का मतलब कई बार ये हमारे देश में हिंसाओं को बढ़ावा देता है, कई बार ये आपसी मतभेद को बढ़ावा देता है,
राष्ट्रवाद की वजह से जो है कई बार हम देखते हैं कि अलग-अलग जो जाति के लोग हैं वो आपस में लड़ रहे हैं। तो हम इस तरीके से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो सारे के सारे ये पॉइंट थे, ये सारा का सारा आपका पूरा पेपर था।